हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में कहा था कि हम सरकारी बजट से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आखिर में जब हम सरकारी जो बजट का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय हमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अगर हम उन सिद्धांतों को ध्यान में ना रखें तो उससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि आखिर में जब हम बजट का निर्माण करते हैं तो हमें कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम लिखते हैं कि बजट, पहला सिद्धांत है बजट का कि बजट संतुलित होना चाहिए। बजट संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बजट संतुलित होना चाहिए। बजट संतुलित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके नीचे फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं। इसके बाद अन्य शब्दों में कहें तो अन्य शब्दों में सरकार के अनुमानित खर्च व अनुमानित प्राप्तियां एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कि बजट को संतुलित होना चाहिए, नहीं तो अन्य शब्दों में सरकार के अनुमानित खर्च और अनुमानित प्राप्तियां एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। कि सरकार का खर्च कितना है और सरकार की इनकम कितनी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बजट बनाते समय यह जरूरी है कि हमको अनुमानित खर्च और अनुमानित जो सरकार की इनकम है वो बराबर होनी चाहिए। कि हमको इतना खर्च करना है तो उसके लिए हमको इतना पैसा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि खर्च ज्यादा हो जाए और इनकम सरकार की कम है तो उस पर क्या होगा, गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार के अनुमानित खर्च और अनुमानित प्राप्ति एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर बजट असंतुलित है तो इस पर अर्थव्यवस्था पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि बजट असंतुलित है तो अर्थव्यवस्था पर, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बहुत ध्यान से देखिए आप। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सब चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर अर्थशास्त्र बहुत आसान सब्जेक्ट, अगर इसको आपने समझ लिया तो समझ लिया, नहीं तो जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं कि सबसे पहला प्रमुख सिद्धांत है कि बजट बनाते समय हमको यह ध्यान रखना है कि बजट को संतुलित होना जरूरी है। अगर बजट संतुलित नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 बताता हूं कैसे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, यदि गवर्नमेंट घाटे का बजट बनाती है तो सरकार घाटा वित्तीयन, पहले आप लिखिए टर्मिनोलॉजी लिखते जाइए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। घाटा वित्तीयन या हीनार्थ प्रबंधन, घाटा वित्तीयन या हीनार्थ प्रबंधन के लिए सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से ठीक है, लिखते जाइए, उधार लेती है, जिससे निजी क्षेत्र का आर्थिक विकास रुक जाता है या धीमा हो जाता है।
ठीक है। अब देखिए, यदि सरकार घाटे का बजट बनाती है, घाटे का बजट, सरकार घाटे का बजट बनाती है, अब एक मिनट के लिए सोचिए, सरकार सबसे पहली बात तो घाटे के बजट का मतलब क्या है कि सरकार घाटे के बजट का मीन्स है कि सरकार की खर्च ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा का रो है, और प्राप्तियां यानी उसकी इनकम कम है, उसकी इनकम, यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे इनकम, उसकी इनकम कम है। घाटे के बजट का मतलब क्या है, सरकार की खर्च ज्यादा है और उसकी प्राप्तियां कम है, इनकम कम है। तो सरकार आखिर में ऐसा क्यों कर रही है, एक मिनट के लिए सोचिए, आखिर में इसका कारण क्या है कि सरकार खर्च ज्यादा कर रही है और इनकम उसकी कम है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका अपना एक बच्चा है, उसकी इनकम मान लीजिए कम है, लेकिन वह अपने बच्चों के पढ़ने के लिए उसको अच्छी स्कूल्स में दाखिला देता है, स्वास्थ्य की देखभाल करता है उसकी अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी जगह पर अपने बच्चे को रह रहा है ताकि उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो उसकी इनकम कम है लेकिन अपने बच्चे को अच्छी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसका कारण क्या है, वह क्यों कर रहा है, ताकि उसके बच्चे का भविष्य सुधर सके, घर के बेहतर संचालन के लिए, ठीक है, ताकि वो उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सके, इसलिए वो खर्च कर रहा है, इनकम कम होती हुई बावजूद भी। ठीक इसी प्रकार हमारी सरकार भी अपने देश के विकास के लिए, ठीक है, आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो सरकार इन पर ज्यादा खर्च करना चाहती है, डिफेंस पर, सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च करती है, डेवलपमेंट पर, गरीबी निवारण पर ज्यादा खर्च करना चाहती है, लेकिन उसकी इनकम कम है क्योंकि अपने राष्ट्र का उसका विकास करना है। समझिए, उदाहरण से समझिए, क्योंकि उसको अपने राष्ट्र का विकास करना है तो तभी तो वो ज्यादा खर्च कर रही है। उसकी इनकम होती हुई भी वो अपनी कम होती हुई भी खर्च को ज्यादा कर रही है। वो अपने खर्च बजट में बताएगी कि सरकार वो हमको इतना खर्च चाहिए, जबकि उसकी इनकम कम है। बजट के माध्यम से वो चीजों को दिखाएगा। तो यही पॉइंट है कि यदि सरकार घाटे का बजट बनाती है तो सरकार घाटा वित्तीयन मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन, एक शब्द एक और ध्यान दीजिए, हीनार्थ प्रबंधन, या इसको घाटा वित्तीयन भी कह सकते हैं या इसको हीनार्थ प्रबंधन भी कह सकते हैं। हीनार्थ प्रबंधन मतलब हीन हो गया जो अर्थ, मतलब धन की कमी हो गई। अब सरकार भाई साहब ज्यादा खर्च करेगी, इनकम कम है, तो उसके पास पैसा आएगा कहां से, उसके पास पैसा कहां से? तो कुछ लोग कहेंगे सर सरकार ऐसा क्यों ना कर ले कि सरकार पैसा छाप ले, उसके पास तो मशीन है, पैसा छाप ले। एक आप कारण तो सही बता रहे हैं आप, लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। अगर उसने अपनी खर्चों की पूर्ति के लिए अगर उसने नोट छापना स्टार्ट कर दिया ना, तो खर्च पूर्ति कर लेगी, लोगों पर खर्च करेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी, तो इससे क्या होता है, कीमत में वृद्धि होती है। इसलिए सरकार इस ऑप्शन को नहीं अपनाती है, बल्कि जो घाटे का जो बजट बनाती है उसके लिए वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से बाजार से उधार लेती है, यहाँ पे लिखिए, केंद्रीय के माध्यम से बाजार से उधार लेती है, ठीक है, बाजार से उधार लेती है, सब ध्यान करते जाइए, ठीक है, केंद्रीय बैंक के माध्यम से बाजार से उधार लेती है। अब बाजार से उधार कैसे लेगी, तो सर्वप्रथम सोचिए, केंद्रीय बैंक एक बॉन्ड जारी करता है, बॉन्डों को बैंक, LIC, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स और हमारे विदेशी निवेशक, इसको खरीदते हैं तो अपना पैसा बैंकों के पास जाता है। जब केंद्रीय बैंक के पास पैसा जाएगा तो केंद्रीय बैंक के माध्यम से सरकार के पास पैसा चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर इनके पास पैसा कहां से आता है, बैंक के पास, तो आप सभी जानते हैं बैंकों के पास पैसा हम लोग जमा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा पैसा होता है वो सरकार तक चला जाता है। सरकार अपना जो घाटे का बजट बनाती है उसके थ्रू वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से बाजार से उधार लेती है। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है भाई साहब, दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि निजी क्षेत्र का आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। सरकार ने पैसा सारा ले लिया, अब भाई साहब निजी क्षेत्र के पास अपॉर्चुनिटी कम बची है पैसे लेने के लिए। मान लीजिए किसी निवेशक को 100 करोड़ रुपए खर्च करना है, लेकिन उसको भाई साहब 100 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है बैंक से, क्योंकि उसका सारा रुपया तो गवर्नमेंट के क्षेत्र में चला गया। तो उसको मालूम 50 करोड़ रुपया ही मिला है, बाकी नहीं मिला है, तो 50 करोड़ का गैप आ गया, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। तो निजी क्षेत्र का निवेश धीमा हो गया, मतलब उसका थोड़ा डेवलपमेंट, जिसको उतना उसकी क्षमता थी, कैपेसिटी के अनुसार उसको उतना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है, बैंक से, तो उसका थोड़ा डेवलपमेंट धीमा हो जाएगा।
जब डेवलपमेंट धीमा हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इसलिए कहते हैं कि सरकार को बजट बनाते समय कुछ प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। घाटे का बजट बनाएगी तो निजी क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है वो प्रभावित होगा। ठीक है, अब हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आर्थिक विकास धीमा होगा, निजी क्षेत्र का आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। अब मैं इसको साफ करता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे इसी में। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या था उसको हम भी आसानी से देखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए, यदि सरकार अधिशेष का बजट बनाती है तो इससे अर्थव्यवस्था की समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड मांग घट जाती है, जिससे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब जस्ट ये उल्टा है, अगर आपको उसने समझ लिया, आपने वो वाला सिद्धांत समझ लिया तो उसका उल्टा है। जस्ट यदि सरकार अधिशेष का बजट बनाती है, अधिशेष सबसे पहले आप समझिए अधिशेष क्या है, सरप्लस। यहां मैं लिख के देता हूं, सरप्लस मतलब उसके पास अधिक है, उसके पास इनकम ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है, लेकिन भाई साहब वो एक्सपेंडिचर कम कर रही है, मतलब वो खर्च कम कर रही है। उसकी आय तो ज्यादा है लेकिन वो खर्च कम कर रही है। ठीक है, उसकी आय ज्यादा है लेकिन वो खर्च कम कर रही है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मानवीय पक्ष के संदर्भ में। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कई लोग हैं, हमारे हम तो जानते हैं अर्थव्यवस्था में कई लोग हैं, कोई किसी का उत्पादन करता है, कोई किसी चीज का उत्पादन करता है, कोई किसी तरीके से अपनी आय कमाता है। सब लोग अपनी आय अलग अलग रूप से कमाते हैं, इनकम अलग अलग रूप से कमाते हैं। मान लीजिए कई दूध का धंधा करते हैं कई लोग, तो उनमें मान लीजिए इकोनॉमी में बहुत से लोग दूध का धंधा करते हैं। ठीक है, अगर उनकी इनकम, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर उनकी इनकम 1000 रुपए है, सभी लोग हैं उनकी इनकम 1000 रुपए है। ठीक है, 1000 रुपए है। अब वो क्या करें कि भाई साहब जो उत्पादन कर रहे हैं 1000 रुपए का, मतलब उनकी आय है, उत्पादन ही तो आय होती है। तो भाई साहब 1000 रुपए का उत्पादन कर रहे हैं, इनकम उनकी 1000 रुपए है। इसमें से वो क्या करें कि अगर 500 रुपए बचा लें, 500 रुपए सेविंग कर लें, तो इससे क्या होगा, 500 रुपए की अगर वो सेविंग कर लें तो अगली बार जो डिमांड जाएगी कितने की जाएगी, 500 रुपए की जाएगी, क्योंकि 500 रुपए तुमने बचा लिए, डिमांड कितने की जाएगी, 500 रुपए की जाएगी मार्केट में डिमांड। और हम जानते हैं कि उत्पादन जो होता है मांग के अनुसार होता है, उत्पादन जो अर्थव्यवस्था में होता है वो मांग के अनुसार होता है, जितनी हमारी मांग होगी उतना ही हम उत्पादन करेंगे। हम बाजार में भी सोचते हैं, जाते हैं तो भाई मांग कम है, मांग कम आ रही है, मांग के अनुसार तो उत्पादन होता है। अगर मान लीजिए मेरी क्लास चल रही है, इसकी डिमांड कम होगी तो मैं इसको क्यों करूंगा, आगे क्यों बढ़ाऊंगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो मैं इसका प्रोडक्शन करूंगा, चीजों को आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो मांग के अनुसार ही उत्पादन होता है। आप इसको अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं और सोचूंगा आपके लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊं ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो सके समझने में। ठीक है, तो यही है कि मान लीजिए अगर दूध वाला व्यक्ति है, उस दूध वाले व्यक्ति है, उनकी आय 1000 रुपए है, मानने के लिए कह रहा हूं 1000 रुपए है, उसमें से वो 500 रुपए सेविंग कर रहे हैं, तो 500 रुपए की मांग कम हो गई, क्योंकि अगली बार वो जब उत्पादन 500 रुपए खर्च करेगा, 500 रुपए, तो मांग 500 रुपए के अनुसार होगी, तो मांग 500 रुपए के अनुसार होगी तो उत्पादन भी 500 रुपए का होगा। ठीक इसी प्रकार उत्पादन जब 500 रुपए का हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, समग्र मांग घट जाती है। मतलब उसने अगर 500 रुपए बचा लिए तो भाई साहब मांग धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, इससे उत्पादन कर रहा है। जब उत्पादन गिरेगा तो धीरे धीरे क्या होगा भाई साहब, लोगों को जो उसकी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनको हटा देंगे,
तो उससे और इनकम कम होगी, ठीक है, और इनकम कम होती जाएगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, फिर इस पर खर्च का प्रभाव, मांग फिर कम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, एक दुष्चक्र में फंस जाएगा व्यक्ति, गवर्नमेंट दुष्चक्र, अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट दुष्चक्र में फंस जाएगी, मतलब मांग की कमी हो जाएगी, जिससे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप सरकार के संदर्भ में भी रख लें इसी एग्जाम्पल को, सरकार की मान लीजिए आय, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इनकम है 1000 रुपए, मानने के लिए कह रहा हूं, और 500 रुपए वो सेव कर रही है, तो क्या हो रहा है, 500 रुपए की इनकम कम हो रही है, मतलब मांग कम हो रही है, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इससे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हम लोग टैक्स वगैरह भी पे करते हैं गवर्नमेंट को, जब हम टैक्स देते हैं तो जो टैक्स के रूप में जो पैसा जाता है वो तो हम खर्च कर नहीं पाते हैं, जब हम वो खर्च नहीं कर पाएंगे तो उस पर, उससे मांग पर असर पड़ेगा उसका, जब हम जो खर्च, जैसे मान लीजिए 60 रुपए था, गवर्नमेंट को हमें टैक्स में दे दिया किसी चीज में, ठीक है, तो वो हम 60 रुपए खर्च तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास वो रेवेन्यू के तौर पर इकट्ठा हो रहा है टैक्स के तौर पर, लेकिन अगर सरकार उसको भाई साहब खर्च ना करे और उसको रखती जाए तो उससे क्या होगी, मांग घटेगी, अर्थव्यवस्था पर मांग घटेगी, अधिशेष रखेगी तो मांग, अधिक खर्च नहीं करेगी तो मांग घटेगी, मांग के अनुसार उत्पादन भी घटेगा, तो इससे क्या हुआ, यदि सरकार अधिशेष का बजट बनाती है कि भाई साहब उसकी आय तो ज्यादा लेकिन खर्च कम करना चाहती है, कि उसको नहीं खर्च करना है, मान लीजिए वो रख रही है, तो इससे क्या होगा, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इससे अर्थव्यवस्था नेगेटिव कंडीशन में चली जाएगी, मंदी की स्थिति, जैसे आप जानते कोरोना टाइम पर ये स्थिति हो गई थी, वो तो स्वाभाविक हो गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको समझाया है, तो हम इसके तीसरे सिद्धांत पर चलेंगे कि ये जो दोनों स्थितियां हैं जरूरी हैं लेकिन संतुलित होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो उनको अपनाना चाहिए, उसको मैं समझाने जा रहा हूं, आवश्यकता के अनुसार ये बहुत कारगर है, ठीक है। इस प्रकार यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, तो गवर्नमेंट घाटे का बजट बना सकती है, ठीक है, घाटे का बजट बना सकती है, जिससे समग्र मांग को बढ़ावा मिलेगा, वह अर्थव्यवस्था मंदी की नकारात्मक स्थिति से छुटकारा पा सकती है, ठीक है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान है तो गवर्नमेंट घाटे का बजट बना सकती है, जिससे समग्र मांग को बढ़ावा मिलेगा, वो अर्थव्यवस्था मंदी की नकारात्मक स्थिति से छुटकारा पा सकती है। इस पॉइंट को आप समझिए, ठीक है। मैंने तो बताया जब अर्थव्यवस्था संतुलित रूप में हो तो हमको घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए, ना हमको अधिशेष का बजट बनाना चाहिए, बल्कि संतुलित होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इकोनॉमी में आप देखेंगे कि मांग भैया मंदी की स्थिति है, मतलब मांग बेहद कम है। जैसे कोरोना काल में आप देखेंगे कोविड-19 के तौर पर कि लोगों की मांग बहुत कम थी। मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही आप देख लीजिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी उनमें क्या था कि मांग बेहद कम थी क्योंकि लोग क्वारंटाइन थे, घर में थे, क्लासेस नहीं कर रहे थे ऑफलाइन, तो उनका प्रोडक्शन घट गया था। जब उनका उत्पादन घट गया था तो उन्होंने भाई अपने जो स्टाफ था उसको निकालना स्टार्ट कर दी थी, भाई साहब अभी जरूरत नहीं है, बाद में रख लेंगे, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। जब निकाल दिया था तो लोगों की इनकम घटी, जब लोगों की इनकम घटेगी तो लोग भैया खर्च कहां से करेंगे, जब उनके पास आय नहीं है तो खर्च कहां से करेंगे, और जब खर्च नहीं करेंगे तो उत्पादन वगैरह भी घट जाएगा, क्योंकि मांग के अनुसार ही उत्पादन होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक मंदी की स्थिति में चली गई थी, ठीक है। एक बार गई थी 1929 के टाइम पे, जो अमेरिका के टाइम पर
मंदी आई थी, महामंदी, फिर कोरोना के दौर पर हमारे भारत में आई है। ठीक है, तो अगर सरकार अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में है तो गवर्नमेंट घाटे का बजट बना सकती है। घाटे के बजट का मतलब मैंने बताया था आपको कि घाटे के बजट का मतलब ही है खर्च ज्यादा करेगी सरकार, खर्च ज्यादा करेगी, इनकम उसकी कम होगी। जब इनकम कम होगी, इनकम कहीं ना कहीं से वो लाएगी, चाहे जैसे लाएगी कहीं ना कहीं से, लेकिन वो खर्च ज्यादा करना चाह रही है। खर्च ज्यादा करेगी तो लोग, जैसे आप देखेंगे कि मनरेगा में आप देखते जब मंदी की स्थिति आती है तो सरकार कहती है कि मजदूरों से कार्य कराओ, उनके खातों में पैसे डालो, आप पैसे डालो, किसी न किसी तौर पर आप पैसे डालो, लेकिन उसको कुछ ना कुछ काम इसलिए करा दी ताकि उन लोगों को लगे कि फ्री का पैसा नहीं मिल रहा है। चाहे वो कहती है आप अनुत्पादक काम भी क्यों ना कराओ, चाहे गड्ढे खुदवाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन उनको पैसे भेजो। पैसे भेजोगे तो जब पैसे जाएगा उनके पास तो वो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, मार्केट की डिमांड बढ़ाएंगे तो उनको उनका उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, धीरे धीरे हम इस मंदी की स्थिति से उभर पाएंगे। इसलिए सरकार देखते हैं कि मंदी के दौर पर मजदूरों के खातों में जबरन पैसे डलवाती है, उन लोगों को डंडा करती है, अधिकारियों को, कि आप पैसे डलवाओ, पैसे डलवाओ, पैसे डलवाओ। ठीक है, तो सरकार घाटे का बजट बना सकती है। जब घाटे का बजट महत्वपूर्ण कदम भूमिका निभा सकता है। अगर मंदी की इकोनॉमी मंदी की स्थिति से गुजर रहा है तो सरकार घाटे का बजट बना सकती है, जिससे समग्र मांग को बढ़ावा मिलेगा, वो अर्थव्यवस्था मंदी की नकारात्मक स्थिति से छुटकारा पा सकती है। ठीक है, अब इसके एक पक्ष और देख सकते हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, एक पॉइंट और देखते हैं हम। पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4, सरकार गवर्नमेंट मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के लिए अधिशेष सरप्लस का बजट अपना सकती। ठीक है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं बहुत जोर से वस्तुओं की, तो सरकार क्या करे कि सरकार अधिशेष सरप्लस का बजट अपना ले। सरप्लस का बजट मैंने बताया था कि सरकार खर्च कम करेगी, उसके पास इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन खर्च नहीं करेगी, क्योंकि भाई साहब कीमतें बढ़ रही हैं। अगर वो ज्यादा खर्च करेगी लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। सोचिए एक मिनट के लिए, लोगों के पास खर्च ज्यादा करेगी तो ज्यादा पैसा आएगा, तो वो लोग खरीदना चाहेंगे तो कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, पैसा कम होगी तो धीरे धीरे क्या होगी, वस्तुओं की मांग, जो वस्तुओं की कीमत है वो धीरे धीरे नीचे आएंगी। तो सरकार अगर इन्फ्लेशन की स्थिति में है, इकोनॉमी इन्फ्लेशन की स्थिति में है तो सरकार अधिशेष का बजट अपना सकती है, जिससे जो प्राइस स्टेबलाइजेशन को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, जो कीमतों को स्थिर अवस्था तक पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ सिद्धांतों को डिस्कस किया है, आगे चलिए हम इसके और कुछ सिद्धांतों को देखते हैं, कौन कौन सी बजट बनाते समय सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज कि बजट बनाते समय हमको राजस्वगत व पूंजीगत खर्चों को अलग अलग रूप से दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि सरकार अपने राजस्व खर्च, इससे क्या, अगर आपने इनको अलग अलग नहीं दिखाया तो क्या हो सकता है कि सरकार राजस्वगत खर्चों को पूरा करने के लिए कहीं पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग न कर ले। इसलिए सरकार को जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसको अपने जो राजस्वगत रेवेन्यू खर्चे और पूंजीगत खर्चों को अलग अलग दिखाना होगा। ठीक है, तो दूसरा मैंने यही बताया है कि राजस्वगत व रेवेन्यू व पूंजीगत, राजस्वगत खर्चों व पूंजीगत प्राप्तियों को अलग अलग दिखाना क्यों जरूरी होता है कि अगर राजस्वगत खर्चों और पूंजीगत प्राप्तियों को आप अलग अलग नहीं दिखाएंगे तो इससे अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर चाहे सरकार सोचेगी कि राजस्वगत खर्चा उसको पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त कर ली, जैसे पूंजीगत प्राप्ति कहां से प्राप्त करेगी, जैसे मान लीजिए उसने कोई सरकारी उद्यम बेच दिया, जमीन बेच दी, इससे खर्चों को निपटने के लिए उसने इसका उपयोग कर लिया, तो इससे क्या होगा, सही तरीके से आप ऑडिटिंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बजट बनाते समय इन खर्चों को हमको अलग अलग रूप से दिखाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सरकारी राजस्वगत खर्चे होते हैं
वो अनुत्पादक होते हैं, अनुत्पादक होते हैं। इससे ना तो हम संपत्ति का निर्माण होता है, ना देयताएं हमारी कम होती है। राजस्व खर्चे कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए बीमा ऋण भुगतान, ठीक है, और सब्सिडी दे रहे हैं आप, अनुदान दे रहे हैं। तो भाई साहब इनसे आप बताइए, कोई आपकी पूंजी निर्माण हो रहा है इससे? कोई आपकी संपत्ति निर्माण हो रही है गवर्नमेंट की? नहीं हो रही, तो उसके ऊपर भार एक प्रकार का कर्ज माफ कर रही है। तो राजस्व खर्चे अनुत्पादक होते हैं, इनसे कोई उत्पादन नहीं होता है। तो यही कह रही है कि सरकार कहीं इन खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से इनकम को ले ले। वही बताया जा रहा है कि इन खर्चों को, मुझे प्राप्तियों को अलग अलग दिखाना चाहिए ताकि इसका सही तरीके से अंकेक्षण हो सके। ठीक है। तीसरा, बजट का स्वरूप व अंकेक्षण एक दूसरे से मिलना चाहिए। ठीक है, बजट का स्वरूप व अंकेक्षण एक दूसरे से मिलना चाहिए कि राजस्वगत खर्चे यहाँ पर हैं, पूंजीगत प्राप्तियां यहाँ पर हैं, तो एक दूसरे से इनको मिलना चाहिए। कितना खर्च करना है हमको, इतनी प्राप्तियां हैं। इससे क्या होगा, एक आसानी ये होगी कि जब ऑडिटिंग की जाएगी, उसका परीक्षण किया जाएगा लेखा का एंड में, जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला होता है, तो इससे हम आसानी से पता कर सकेंगे कितना खर्च हुआ है, कितनी इनकम मिली थी हमको, किस चीजों में कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो ठीक। और चौथा, आप जानते ही हैं कि बजट का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे जनता आसानी से समझ सके। जनता आसानी से समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ एक प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।